गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज पुनः हम लोग रिपोर्टरी के रूब्रिक्स की अध्ययन के सिलसिला में जारी हैं और यह सिलसिला हम लोगों का चलता रहेगा अनंत काल तक, जब तक हम लोगों की शक्ति होगी, क्षमता होगा और हम लोगों का इसके प्रति लगाव बना रहेगा ज्ञान के अर्जन करने के लिए। तो आज हम लोग एक नए व्यक्तित्व को देखेंगे जो कि अक्सर हम लोग को सभी में कभी कभी दिखलाई पड़ता है। जैसे हम लोग कोई भी जो मन के विरुद्ध बात होती है, कुछ ऐसी बात को हम लोग देख लेते हैं तो मन बड़ा आक्रोशित हो जाता है। और इस आक्रोशित के भाव को हम लोगों अगर यह आपका मन का स्थिति बन जाए, आपका पर्सनैलिटी का भाव बन जाए, तो यह आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। और इसे हम लोग एक लक्षण के रूप में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट के रूप में दवा चुनाव करने के लिए ले सकते हैं। तो इस आक्रोश को आज हम लोग एक रूब्रिक्स के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे और यह रूब्रिक्स है इंडिग्नेशंस। आइए हम लोग इंडिग्नेशंस को विस्तार रूप से जानने का कोशिश करेंगे। यह इंडिग्नेशंस क्या है? मन की भावनाएं तब रोग उत्पादक बन जाता है जब वह अपने प्राकृतिक संतुलन सीमा से आगे निकल जाती है। होम्योपैथिक दृष्टिकोण से प्रत्येक भावना जीवनी शक्ति के गतिशील स्तर पर गहराई से कार्य करती है। यह ऐसी महत्वपूर्ण भावना है, ये आक्रोश जो व्यक्ति के अंतःकरण से उपज नैतिक संवेदना और अन्याय के विरुद्ध उसकी प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त करती है। यह केवल क्रोध नहीं है, बल्कि अन्याय, अपमान अथवा असमान व्यवहार के प्रति असम्मान, आत्मा सम्मान जनित रोग है। और होम्योपैथी में इंडिग्नेशन केवल एक भाव नहीं, बल्कि एक जीवंत नैतिक अनुभव है जो तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति के आत्मसम्मान का या न्याय बोध को चोट पहुंचता है। यदि यह भावना भीतर ही भीतर दबा दी जाती है तो यह साइकोसोमैटिक असंतुलन उत्पन्न कर लेता है। और हनीमैन के ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के 213-16 के अनुसार कहा गया, यह नैतिक जो भावनाएं हैं जैसे क्रोध, दुख, अपमान, आक्रोश जीवन शक्ति को और असंतुलित कर देता है और रोग का कारण बन सकता है। अतः इंडिग्नेशन या जिसे आक्रोश की को हम लोग इतिहास आज इसमें समझने का कोशिश करेंगे। इंडिग्नेशंस का अर्थ हम लोग देखते हैं, इंडिग्नेशंस लैटिन शब्द इंडिग्नेटियो से आया है, जिसका मूल जो होता है इंडिग्नेरी है, जिसका अर्थ अर्थ होता है आरोग्य या अनुचित रूप से वस्तु पर रोष करना। ये और डिग्नेस का मतलब होता है सम्माननीय। तो इंडिग्नेशंस का मतलब ये हो गया किसी प्रकार के उत्पन्न रोष या दुख जो अनुचित अन्याय या आत्मसम्मान के प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो। यह शब्द अपने भीतर एक नैतिक भावनात्मक स्वर रखता है। यह मात्र क्रोध नहीं, बल्कि नैतिकता से जुड़े न्यायपूर्ण आक्रोश है। मनोविज्ञान में इसे मोरल इमोशंस कहा गया है, अर्थात ऐसा भाव जो व्यक्ति की नैतिक चेतना को स्पर्श करता है। होम्योपैथिक दृष्टिकोण से यह आक्रोश केवल मानसिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि जीवनी शक्ति का गहराई से उत्पन्न कंपन है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। होम्योपैथी के प्रारंभिक साहित्य में इंडिग्नेशंस को बार बार उल्लेख किया गया है, विशेषतः अपमान या अन्याय के बाद दबे हुए भावों के रूप में। डॉक्टर हनीमैन ने और उनके समकालीन चिकित्सकों ने पाया कि ऐसे दमन से किए गए भाव अनेक दीर्घकालिक रोगों का मूल कारण होते हैं, जैसे सिर दर्द, पाचन विकार, अनियमित मासिक धर्म, हृदय स्पंदन या यहाँ तक कि पक्षाघात, पैरालिसिस। केंट की रिपोर्टरी में एलिमेंट फ्रॉम डिग्नेशंस एक महत्वपूर्ण रूब्रिक्स है। यहाँ कई औषधियां दी गई हैं जिसमें अपमान या अन्याय से उत्पन्न रोग देखे जाते हैं। कॉनिजिसेंस और एलन में भी इस तरह के रेखांकित किया गया है और भावनात्मक दमन अनेक शारीरिक रोगों का पृष्ठभूमि रहता है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक ने, अरस्तु ने आपको इंडिग्नेशंस को कहा है ऐसी भावना जो अनुचित लाभ या अन्याय को देकर उत्पन्न होता है, यह नैतिक भाव है। और होम्योपैथी में यह भाव अधिक व्यक्तिगत रूप से ले लेता है, जो मेरे साथ हुआ वह अनुचित था, यह
अंतः प्रतिक्रिया रोग का बीज बनता है। और मनोवैज्ञानिक विशेषता, इसका जो भावनात्मक संरचना होगा इसके तीन मुख्य स्तर पर प्रकट होता है। एक बौद्धिक स्तर पर, यानी कि कॉग्निटिव लेवल पर व्यक्ति अन्याय या अपमान को पहचानता है, पहचानना। उसके बाद में भावनात्मक, इसका इफेक्टिव, आत्मसम्मान को चोट लगने से भीतर असंतोष या रोष उत्पन्न होता है। और इसका फिर बिहेवियर, यानी कि आपका उसके प्रति आपने कि उसको कैसे लिया, अन्याय को, उस अन्याय को आपके भीतर में क्या उत्पन्न हुआ और उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या हुआ। तो यह आपका भावनात्मक रचना है। और आंतरिक संघर्ष, जब व्यक्ति अपने आक्रोश को सामाजिक या नैतिक कारणों से व्यक्त नहीं कर पाता है तो वह अंदर ही अंदर जलता है। यह दमनित ऊर्जा जो है सो शरीर में तनाव, अनिद्रा या पाचन विकार के रूप में प्रकट होता है। इसका संबंध आत्मसम्मान से भी होता है। आक्रोश का जन्म में आत्मसम्मान और न्याय बोध होता है। ऐसे व्यक्ति जो सम्मान प्रिय चरित्र और आत्मनिष्ठ होते हैं, उन्हें अन्याय झेलना पड़ता है तो उनकी प्रतिक्रिया गहरी होती है। और मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से फ्रायड ने मनोविज्ञान के अनुसार से आक्रोश को ईगो और सुपर ईगो के बीच का संघर्ष कहा है। और जब नैतिक आदर्श यानी कि सुपर ईगो को ठेस लगता है तो अहम जो है आपका प्रतिक्रिया देता है। यदि व्यक्ति इसे व्यक्त नहीं करता है तो वह दमनित होकर वह सप्रेस हो जाता है और शारीरिक रूप में बन जाता है। आप इसका क्लिनिकल और सिम्टम्स आप देख सकते हैं। आक्रोश से उत्पन्न रोग प्राय उन व्यक्तियों में देखते हैं जो बाहरी रूप से शांत, संयमी और नैतिक होते हैं, परंतु भीतर गहरा रोष दबाए रहते हैं। इसके सामान्य लक्षण है अपमान या झगड़े के बाद में सिर का दर्द, अपमान के बाद पाचन विकार, अन्याय के बाद नींद न आना, मासिक धर्म या गर्भाशय में ऐंठन, क्रोध के बाद में आवाज बैठ जाना, हृदय धड़कन, कंपन या बेहोशी जैसा अनुभव करना। ऐसे रोगी अक्सर कहा करते हैं मैं अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं किया पर अंदर ही अंदर जलता रहता हूँ, यह बात उस बात को मैं आज तक नहीं भूल पाया। ऐसे वाक्य आक्रोश के को स्पष्ट संकेत देते हैं। रोगी की अभिव्यक्ति और मौखिक संदेश जो होगा आपका, वह केस टेकिंग के समय में भाषा और स्वर अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। दबी हुई वाणी, मैंने कुछ नहीं कहा था पर बहुत बुरा लगा। नैतिक स्वर, यह ठीक नहीं है, यह अन्याय था। क्रोधित आवाज में होगा आंसू, भीतर से तनाव का संकेत। तनावपूर्ण मुद्रा आंतरिक प्रतिशोध को दर्शाता है, घटना की बार बार चर्चा करता है और अपमान को दोहराता है। ऐसे व्यक्ति को बाहर से शांत दिखते हैं पर भीतर भावनात्मक ज्वालामुखी धड़क रहा होता है। इसके क्रॉस रेफरेंस करेंगे कुछ रूब्रिक्स के साथ में। एंगर क्रोध है, यह बाहरी प्रकटीकरण है। क्रोध नैतिक पक्ष नहीं होता है इसमें। और एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर साइलेंट ग्रीफ, यह क्रोध और दबा हुआ दुख है। एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, यह अपमान का है, आत्मसम्मान की गहरी चोट है। और एलिमेंट फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शंस, ये विरोध करने पर क्रोध होता है। एलिमेंट फ्रॉम ऑफेंडेड प्राइड, ये अहम या श्रेष्ठता को ठोस लगता है तब होता है। और हेट्रेड रिवेंजफुल, यह प्रत्यक्ष प्रतिशोध की प्रवृत्ति होती है। इंडिग्नेशन में भावनात्मक पीड़ा के साथ नैतिक तत्व सर्वाधिक प्रबल होता है। कुछ महत्वपूर्ण औषधियां हैं। स्टेफिलोकोकस, इसका मुख्य दबे ये जो है तो दबे हुए अपमान या अन्याय का बाद रोग, बाहर रूप से शांत पर भीतर अपमान की आग, अपमान के बाद सिर दर्द, दांत दर्द, मूत्र रोग या कंपन, यह सालीन बाहर से भीतर ज्वाला कहते हैं। स्टेफिलोकोकस जो बाहर से सालीन दिखता है पर अंदर ही अंदर वह ज्वालामुखी होता है। कोलोसिन तीव्र प्रतिक्रिया होती है। पेट में ऐंठन होता है। क्रोध के साथ साथ अन्याय का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होता है। और क्रोध तथा पेट दर्द साथ नैतिक अपमान से शारीरिक पीड़ा होती है। कैमोमिला, मामूली कारणों से क्रोध, सहनशीलता की कमी, दर्द और क्रोध में असहनशीलता। नक्स भूमिका विस्फोटक होता है, स्वभाव होता है, विरोध या अपमान को
बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये विवाद प्रिय और तीव्र प्रतिक्रिया करता है। इग्नेशिया क्रोध और दुख का मिश्रण है, मौन पीड़ा है, और अपमान के बाद मौन आहें भरना, गला भरना होता है। लाइकोपोडियम अपमान सह करके भी उसे दबा लेना और अपराध बोध या दुर्बलता होती है। दबी हुई भावनाओं और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। और प्लेटिना श्रेष्ठता भाव से, श्रेष्ठता के बोध से आक्रोश उत्पन्न होता है। अपमान की अपनी गरिमा का हनन मानना, है ना। तुलनात्मक अध्ययन करें इसका कुछ रूब्रिक से, इंडिग्नेशंस, मॉर्टिफिकेशंस, एंगर और दुख से। तो इसका जो भाव है का आधार है इंडिग्नेशंस का अन्याय और नैतिक आघात, और अपमान में जो होता है आत्मसम्मान की चोट, और क्रोध जो है तो उत्तेजना होता है, और इसका दुख ग्रीफ जो होता है हानि या वियोग। इसके प्रतिक्रिया, इंडिग्नेशंस के प्रतिक्रिया होगा मौन या संयमित रोष, भीतर का दर्द। इसका जो होगा तो ये मोटिफिकेशन भीतर का दर्द होगा। इसका क्रोध होगा, बाह्य विस्फोट होगा, और दुख जो होगा मौन पीड़ा होगा। इसका शारीरिक संकेत जो है आपका आक्रोश का तनाव, ऐंठन, जलन होगा। मोटिफिकेशन चेहरा पीला, आहें भरना होगा, और एंगर में लाली, हीट दिखलाई पड़ेगा, और दुख में ग्रीफ में रुलाई और फिसलतियां आएंगी। तो कुछ दवा जो है कि इंडिग्नेशन में सल्फर, कोलोसिन, इग्नेशिया, अपमान में या मोर्टिफिकेशन में स्टेफेसेगेरिया, लाइको, नेट्रम्यूर, एंगर में कैमोमिला, नक्सभूमिका, और दुख में इग्नेशिया और नेट्रम्यूरिटिका। तो ये इसका माइमेटिक संबंध हम लोग देखें, थोरिक जो होता है तो नैतिक संवेदनशीलता अधिक होती है। अन्याय के बाद अनिद्रा, चिंता, मानसिक अस्थिरता। इग्नेशिया, स्टेफेसेगेरिया, लाइको। साइकोटिक आक्रोश दबा कर रखना, बाहर से संयम, भीतर से क्षोभ। यह दीर्घकालिक मानसिक और शारीरिक विकार होता है, जैसे नेत्रम्यूट, पूजा, लाइको। सिफिलिटिक माइल्ड आक्रोश का विनाशकारी रूप होता है। प्रतिशोध, आत्मविश्वास, हिंसक प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट नक्स भूमिका, एनाकार्डियम, नाइट्रिक एसिड जैसे में। ये स्टेकिंग में इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके लिए रोगी को ध्यानपूर्वक उसकी बातों को सुननी चाहिए, और रोगी को आक्रोश में जो बोलेगा पर उसका भावनात्मक स्पष्ट होगा। पहचान के लिए हम लोग पूछ सकते हैं, घटना के पूछे, क्या किसी ने ऐसा व्यवहार किया जिससे आत्मसम्मान को चोट पहुंची? भावनात्मक स्वर को सुने, रोष, संयम और न्याय बोध का मिश्रण होगा। शरीर के हाव भाव को देखें, कठोर, दबी हुई मुट्ठी, आवाज, अभिव्यक्ति या दमन की प्रवृत्ति पता लगाएं, और शारीरिक लक्षणों को उस भावनात्मक घटना से जोड़े। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को उसके वरिष्ठ ने अपमानित किया तो वह कुछ नहीं कर सकी, पर बाद में उसे यूरिनरी इन्फेक्शन करती है। वह कहती है मैं चुप रही पर अपमान भूल नहीं पा रही थी। इसमें स्टेफेसेगेरिया हो सकता है। इसका साइकोसोमेटिक व्याख्या होगा, आक्रोश वास्तव में भीतर की ज्वाला है, जब बाहर नहीं निकलती है तो शरीर को जलाने लगता है। हनीमैन के अवधारणा और आधुनिक दोनों इसमें सहमत है कि ये जो सप्रेस्ड भावना है हमारे नर्वस सिस्टम को और इंटरनल ऑर्गन को प्रभावित करता है। मांसपेशी में अकड़न आता है, कंपन होता है, पाचन तंत्र, ऐंठन और एसिडिटी बन जाता है। फीमेल ये जेनाइटल ऑर्गन में, गर्भाशय में ऐंठन और मानसिक इरेगुलरिटी होगी, और यदि भाव समझा जाए तो उपयुक्त औषधि से समाप्त किया जा सकता है। जैसे कुछ और मैं बता सकता हूँ, एक शिक्षक पर झूठा आरोप लगा, उसका प्रतिवाद नहीं कर पाया तो सिर दर्द के साथ होने लगा, तो इस तरह से गेरिया देने से उसमें आराम हो सका। एक व्यापारी को सार्वजनिक अपमान के बाद में पेट में दर्द हुआ, क्रोध और ऐंठन के साथ में कोलोसिन से सुधार हो सकता है। इग्नेशिया एक महिला को उसके मित्र द्वारा अपमानित, बार बार आहें भरती रही, तो इग्नेशिया से हो सकता, भावनात्मक शांति लौट सकता है।
तो दार्शनिक दृष्टिकोण से आक्रोश अंतःकरण का विरोध है। जब आत्मा को अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े होने की प्रेरणा मिलती है, यह केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि नैतिक चेतना की प्रतिक्रिया है। होम्योपैथिक दृष्टि से यह जीवनी शक्ति और नैतिक स्वर का असंतुलन है। और जब व्यक्ति अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाता है, तो वह ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, रोग ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और सिविलियम से हम लोग इसे स्थापित कर सकते हैं। तो इसका निष्कर्ष यही निकला, आक्रोश जो है या इंडिग्नेशन एक सूक्ष्म किंतु शक्तिशाली भाव है, जिसमें अन्याय, आत्मसम्मान और नैतिक चेतनाओं का गहन संगम है। यह केवल क्रोध नहीं बल्कि सम्मान को ठेस पहुंचने की पीड़ा है। और केस टेकिंग में इसका महत्व इस प्रकार है, वह अक्सर मुख्य उद्दीपक कारण कॉजा ऑफ एक्साइटिंग के रूप में उपस्थित होता है। स्टेफेसेगेरिया इग्नेशिया कोलोसिस में यह रोगी की नैतिक चरित्र और भावनात्मक रक्षा तंत्र को भी उजागर करता है। यह मनोदैहिक एकता की कड़ी प्रदान करता है, जिससे संपूर्ण लक्षण सम्मिलित बनती है। मियाज्मेटिक दृष्टिकोण से भी तो हम लोग सोरिक जो कि संवेदनशील होगा, साइकोटिक जो कि सप्रेसिव होगा, और सिफिलिटिक जो कि डिस्ट्रक्टिव होगा, तीनों सेतु बनते हैं। एक कुशल होम्योपैथिक इसको पहचान करके हम लोग दवा का रोग को संतुलित कर सकते हैं। तो ये रूब्रिक्स केवल रूब्रिक्स नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, न्याय की पुकार और अंतर्मन की गरिमा का प्रतीक है, जो रोगी को मनोदैहिक ताने बाने का दर्पण देती है। तो साथियों, आपने देखा किस प्रकार यह रूब्रिक्स हमारे जीवन के को अस्त व्यस्त कर देता है, किस प्रकार हमारे मन की भावनाओं का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। इंडिग्नेशन, इन इंडिग्नेशन से बचने के लिए हम लोग प्रयास करें, अपने आप को आत्म संयमित रखने का कोशिश करें। और एक चिकित्सक होने के नाते भी हम लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आज के इस रूब्रिक के साथ में यह सेशन समाप्त होता है, और मैं फिर आऊंगा एक अगले रूब्रिक के साथ में। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद, मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।